तो इसमें मेन मुद्दा जो आपका ये है, पहला जो मैं समझ पाया, उम्र वाला आप कह रहे हैं कि इसमें 15 साल पहले हुआ करता था, अभी जो है 4 साल की सारी सुविधाएँ, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो ये मेन कंसर्न है। तो अगर जो सरकार भारत सरकार जो ने जो आंकड़े दिए हैं, अगर उस पे हम ध्यान दें, तो उन्होंने बताया है कि अभी भारत में जितने भी नौसेना, थल सेना या वायुसेना में लोग काम करते हैं, सेवा देते हैं अपना, तो उसका मात्र 3% संख्या जो है वो अग्निवीर के तहत चयन किया जाएगा। यानी ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि इसके लिए चिंता करने की बात हो कि सारे जो मेन स्ट्रीम आर्मी मैन थे या अलग-अलग सेनाओं के जो जवान थे, वो उनको बाईपास करके अब अग्निवीर सेवा देंगे, तो इनकी संख्या केवल 3% है, पहली बात ये। और दूसरी बात 4 साल जो है उसकी उम्र अगर देखा जाए तो साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के लोगों को लिया जाएगा 4 साल के लिए। तो साढ़े 17 साल से 21 साल का उम्र वैसे भी इतना कम है कि अगर इस बीच में कोई युवा किसी भी सेना में भर्ती हो भी जाता है और 4 साल सेवा देता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका सारा जीवन समाप्त हो गया है। उसके आगे अभी बहुत सारी जो अपॉर्च्युनिटी हैं वो तो खाली पड़ी हैं। तीसरी बात, जब उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 4 साल की नौकरी दी जाएगी, नौकरी क्या सेवा करने का अवसर दिया जाएगा, तो इस दरमियान जो उनको पैसे मिलेंगे 40,000 रुपए हर महीने का और 4 साल के बाद जो 12 लाख रुपए मिलेगा, तो वो उन पैसों से आगे कहीं स्टार्टअप कोई काम कर सकते हैं। चौथी बात ये कि अ, जैसे इसमें फैसिलिटी वाली आप बात कर रहे हैं कि फैसिलिटी कम हो जाएगा, जो हेल्थ फैसिलिटी होता है इत्यादि चीज़ें। तो आपको बता दें कि ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए उनको जीवन बीमा के रूप में दिया जाएगा और सेवा करने के दरमियान अगर कोई शारीरिक विकृति हो जाती है, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर हो जाती है, तो 44 लाख रुपए उनको दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको फ्रंट वॉरियर के रूप में पेश किया जाएगा, एकदम सामने जाकर के लड़ेंगे, मर-मरा जाएँगे, ऐसी बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं, अफ़वाह टाइप के फैला रहे हैं। तो सही बात ये है कि उनको जो सीनियर्स हैं आर्मी में या अलग-अलग सेनाओं में, सीनियर्स के पीछे वो काम करेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे, वो बॉर्डर में नहीं जाएँगे, वो जो सॉफ्ट टाइप के काम होते हैं, उसमें वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि युद्ध में जाएँगे, बॉर्डर पे निगरानी कर रहे हैं, तो ऐसा उनका ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं और इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर इस पे देखें, तो सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन कुछ जो विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि भारत सरकार के पास धन की कमी है और इसलिए वो सोच रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में इसको हम इंट्रोड्यूस करें। और वैसे भी अगर कोई युवा इतनी जल्दी आ जाता है इसमें, 4 साल सेवा देता है, तो उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास इतना ज़्यादा हो ही जाएगा कि वो अपने जीवन में कोई भी काम कर सकता है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जितने भी युवा को हम भर्ती कराएँगे, उसमें से 25% ऑफ यूथ को हम परमानेंट कर ही देंगे, बचे 75%। 75% में भी गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10% लोगों को जो सीएपीएफ होता है ना? क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स जो होता है ना? सीएपीएफ और जो पुलिस है राज्य सरकार के, तो सीएपीएफ में और राज्य सरकार की पुलिस में उनको 10% आरक्षण भी दिया जाएगा और जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उसमें भी उनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा और जैसे वो कोई काम करना चाहते हैं, अग्निवीर कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके पास अग्निवीर का सर्टिफ़िकेट होगा, उसको दिखा कर के बैंक से आराम से लोन ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हैं, अगर वो उसको देखें तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, अच्छा सरकार का निर्णय है। और अगली बात ये है कि कुछ लोग ये भी बताते हैं, हाँ, मम्मी आएगी, 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 कि भारत सरकार का जो बजट है, रक्षा जो बजट है, डिफेंस बजट,
उसका लगभग 70 से 80% जो बजट है, वो जाता है सैलरी में जाता है, पेंशन में जाता है। तो इसके कारण से जो डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइज़ेशन हो सकता है, आधुनिकीकरण हो सकता है, नए प्रकार के रक्षा उपकरण हो सकते हैं, वो आ नहीं पाता है, क्योंकि सारा पैसा सैलरी, पेंशन इन सब में खर्च हो जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा कि उनके पेंशन को समाप्त किया जाए और इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मतलब देशभक्ति नहीं है, ये तो गद्दारी है सेनाओं के साथ में। ये मजबूरी हम कह सकते हैं। अभी देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक स्वान घटना आने वाली है, देश में स्टैगफ्लेशन या मंदी की घटना हो सकती है, पूरे विश्व में ऐसी आहट सुनाई पड़ रही है। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो सेनाओं को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। अभी देखिए पाकिस्तान में एक मंत्री ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर चाय की कमी हो रही है, चाय बड़ा महँगा हो रहा है, तो चाय 2-3 बार ना पिया करो, एक ही टाइम चाय पिया करो। तो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ भी कर रहे हैं, तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर ऐसा बात की जा रही है कि पेंशन को काट लिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सारे जो पैसे हैं कहाँ खर्च किए जाएँगे? सेना के मॉडर्नाइज़ेशन में खर्च किए जाएँगे। अभी चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से लगातार थ्रेट मिलता रहता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पैसे को सोच समझ के खर्चा किया जाए। अभी आपको पता होगा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फिलीपींस ने भारत सरकार से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज़ करने का डील किया है। करीब अगर मैं सही याद कर पाऊँ तो करीब चा 475 मिलियन डॉलर का डील है ये। तो इस क्षेत्रों में अगर खर्चा किया जाए कि कैसे हम इक्विपमेंट बनाएँ, कैसे उसको हम ताइवान को, फिलीपींस को बेचें, तो ये अच्छा होगा और इसी क्रम में टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, इसको भी अच्छा माना जाना चाहिए। अ, एक ये भी कंसर्न है कि स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, 4 साल का है। आवाज़ आ रही है मेरी? हुँ, हुँ। तो ये सब बहुत अच्छे तर्क नहीं हैं और देश में जिस प्रकार से आगजनी ये सब हिंसा हो रहे हैं, ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं कई सारी और ट्रेनों को जला दिया जा रहा है। तो सरकारी संपत्ति को इस प्रकार से नुकसान पहुँचाना वो सही सही नहीं है और कुछ कोचिंग माफिया कोचिंग जो संस्थान है पढ़ाने वाला काम करते हैं, टीचर बड़े महान-महान हैं हमारे भारत देश में। लेकिन जो समाचार पत्रों में जो पढ़ने को मिलता है कोचिंग माफिया सारा इसके पीछे मास्टरमाइंड है। तो अगर जो भी मास्टरमाइंड है, जो इस प्रकार की हिंसा या आगजनी को अंजाम दिलवा रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि ऐसी काम ना करवाएँ और देश की संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो यही मेरा इस पे कहना था। अगर मेरा वो 65-45 वाला जो आप कह रहे हैं 35 वाला है, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 90% सही कदम है। 10% गलत कदम है। 10% गलत इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी योजना को लाई जाए तो वो सभी लोगों से कंसर्न करके बनाया जाए, ताकि किसी को असंतुष्टि वाला भाव ना हो। हालाँकि सरकार ने कहा है कि पिछले 2 साल से हम इसका वो बना रहे हैं, जो भारतीय सेना है वो पिछले 2 साल से इस पे प्रयास कर रही है, लोगों से व्यू माँगा गया था और सबको पता था। लेकिन हाँ, अगर सबको पता था, फिर भी नहीं पता है, इसका मतलब कि जागरूकता की कमी थी। तो ये सरकार का दायित्व था कि जागरूकता को फैलाते, लोगों को बताते, ताकि इस प्रकार से ये सब ना होता। तो एक दृष्टि से इसको हम गलत कह सकते हैं कि सरकार ने सही प्रकार से जागरूक नहीं कर पाया, संवाद की थोड़ी कमी थी। और दूसरा ये अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें कि 4 साल की नौकरी है, अस्थायित्व है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उनके हिसाब से देखें तो कमी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको कमी नहीं मानना चाहिए। तो निष्कर्षतः अगर कहा जाए तो अग्निवीर योजना सही है, लेकिन थोड़ी बहुत जो त्रुटियाँ होती हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि तिरुवल्लुवर नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी योजना ना पूरी तरीके से गलत, ना पूरी तरीके से सही होती है।
तो उनको प्रयास करना चाहिए कि किसी भी योजना में ज़्यादा मात्रा सही का हो और कम मात्रा गलत का हो। तो सरकार को भी इसी सिद्धांत पे काम करते हुए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए और अग्निवीर योजना सही है, मेरे ख़्याल से और मेरा व्यू गलत भी हो सकता है।